नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत और अमेरिका वैश्विक सामरिक भागीदारी की पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल करने पर सहमत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा की, संबंधों को और मजबूत करने का संकल्प लिया। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया। 4 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों द्वारा कोविड के उचित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। नेपाल ने भारत की कोवैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति दी। 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता प्रचार में जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में पश्चिमी मेदिनीपुर के खड़गपुर में चुनाव रैली को संबोधित किया। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता और विश्व गौरैया दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारसी नववर्ष नवरोज पर लोगों को बधाई दी है। और खेलों में भारत के दिव्यांश सिंह पवार ने आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग से होगा। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और निर्णायक T20 मैच आज शाम 7 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। भारत और अमेरिका वैश्विक सामरिक भागीदारी की पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल करने पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ बातचीत के बाद एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह भारत की उस सागर नीति के अनुरूप है जो इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के हित में है। उन्होंने कहा कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के हाल ही में हुए शिखर सम्मेलन में स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने के संकल्प पर जोर दिया गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि श्री ऑस्टिन ने इस क्षेत्र में शांति और समृद्धि की स्थापना के बारे में प्रस्तावों पर उत्सुकता जताई। श्री सिंह ने कहा कि बातचीत के दौरान उनके बीच रक्षा सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ाने, रक्षा के नए उभरते हुए क्षेत्रों में सहयोग और सैन्य सहयोग को बढ़ाने के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए मिलकर काम करने के प्रति दृढ़ संकल्प हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा संबंधी विभिन्न आपसी समझौतों का अधिकतम उपयोग करने को लेकर भी प्रतिबद्ध हैं। हमने हमारे बीच कई बाइलेटरल और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज की समीक्षा की तथा हम इंडियन मिलिट्री और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, सेंट्रल कमांड और अफ्रीका कमांड के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। हमारे बीच लेमोआ, कॉमकासा और बेका समझौते हो चुके हैं। यह स्वीकारते हुए हमने उनके फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए आवश्यक कार्रवाई पर भी चर्चा की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ रक्षा साझेदारी को सुदृढ़ करने का भी इच्छुक है। उन्होंने कहा कि इसके लिए दोनों देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। श्री सिंह ने कहा कि चर्चा के दौरान भारत और अमेरिका ने तेल रिसाव, पर्यावरणीय आपदाओं और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गैर पारंपरिक चुनौतियों से निपटने के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता भी महसूस की। रक्षा मंत्री ने उम्मीद जताई कि अमेरिकी निर्माता रक्षा क्षेत्र में भारत की उदार विदेशी निवेश नीतियों का लाभ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि रक्षा उद्योग में सहयोग के कई अवसर हैं। श्री सिंह ने कहा कि वे अमेरिकी रक्षा मंत्री के साथ मिलकर भारत अमेरिका संबंधों को 21वीं सदी की एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाने के लिए तत्पर हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि श्री ऑस्टिन द्वारा अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुनना द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के प्रति उनकी गहरी और स्थायी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अपने वक्तव्य में श्री ऑस्टिन ने कहा कि आज के तेजी से बदलते अंतर्राष्ट्रीय माहौल में भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है।
reaffirmed our commitment to a comprehensive and forward-looking defense partnership with India as a central pillar of our approach to the region. As the world faces a global pandemic and growing challenges to an open and stable international system, the U.S. and India relationship is a stronghold of a free and open Indo-Pacific region. अमेरिकी रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्धृत करते हुए कहा कि भारत नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता, वैध वाणिज्य और क्षेत्रीय सुरक्षा का पक्षधर है। इससे पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक गए, वहां शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले कल श्री जेम्स ऑस्टिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी नई दिल्ली में मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सामरिक भागीदारी के प्रति भारत का दृष्टिकोण सामने रखा। श्री ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ रक्षा सहयोग सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री ऑस्टिन ने कल रात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कोविड टीकाकरण में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 4,20,63,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल 27,23,575 टीके लगाए गए। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया, कल कुल मिला के 4 करोड़ से भी ज्यादा व्यक्तियों को भारत में कोविड-19 का वैक्सीनेशन दिया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये 4 करोड़ की संख्या 16 जनवरी से वैक्सीन प्रोग्राम की सक्सेस को दिखा रहा है और बहुत खुशी की बात इसमें ये भी है 60 साल की उम्र के जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं वो इस 4 करोड़ की संख्या में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है, क्योंकि ये हमारा स्पेशल फोकस ग्रुप है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैक्सीनेशन की रफ्तार और भी बहुत तेज होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उनकी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए। लोकसभा में कल एक पूरक प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हर टीका कड़े वैज्ञानिक परीक्षण और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों की जांच के बाद ही लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड टीके के मामूली दुष्प्रभाव सामने आए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपनी बारी आने पर कोविड टीका अवश्य लगवाने की अपील की। लगभग 3.5-4 करोड़ लोगों को डोजेज लग गई हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो चीज साइंटिफिक स्क्रूटनी और विश्लेषण से बाहर आती है और जब उसका इस्तेमाल होता है और सारी दुनिया कर रही है, हम देश के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीन के बारे में कोई अपने मन में किसी भी प्रकार का भ्रम न रखें और आपको जो सुविधा उपलब्ध कराई है भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतृत्व देकर उस सुविधा को अपने निकट के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर और एक फोन से अपनी बुकिंग कराकर आप उस वैक्सीन को लीजिए, अपने को सुरक्षित करिए, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, समाज में सबको सुरक्षित करने का काम करिए। इस बीच देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर 96.12% हो गई है। कल 23,653 व्यक्ति इस संक्रमण से स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस बीमारी से अब तक 1 करोड़ 11 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। हालांकि विभिन्न राज्यों में कोविड के मामलों में अचानक आई तेजी के कारण देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस समय देश में 2,88,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। देश में कल 40,953 नए मामलों की जानकारी मिली। कल देश भर में इस संक्रमण से 188 लोगों की मौत हुई, जिसे मिलाकर अब तक 1,59,000 से अधिक लोग इसका शिकार हो चुके हैं। कल देश में 10,60,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई, जिसे मिलाकर अब तक 23 करोड़ 24 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है।
केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी उपायों को बढ़ावा देने और सुरक्षा प्रबंध कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा है कि निगरानी, रोकथाम और सतर्कता दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये आदेश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के कल एक दिन में इस वर्ष के सबसे अधिक 1140 मामलों की पुष्टि हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के लोक सेवा आयोग के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं कल ही कराने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश में कोविड पॉजिटिविटी दर 5.4% है। इंदौर में 309 नए मामले सामने आए हैं, जबकि भोपाल में 272 मामले सामने आए हैं। वहीं जबलपुर में 97 कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 7 मरीजों की संक्रमण से मृत्यु हुई है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,901 हो गई है, जबकि 556 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। इस बीच प्रदेश सरकार ने रविवार को इंदौर, भोपाल और जबलपुर में लॉकडाउन घोषित किया है। हालांकि सभी परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आयोजित की जाएंगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा रविवार से शुरू होने वाली है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन 25,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। राज्य में कल 25,681 रोगियों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिससे कुल रोगियों की संख्या बढ़कर 24,22,021 हो गई है। नेपाल ने भारत की कोवैक्सीन के आयात उपयोग की अनुमति दे दी है। भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन को अनुमति देने वाला नेपाल तीसरा देश है। भारत ने जनवरी में इस वैक्सीन के उपयोग की अनुमति दी थी। उसके बाद इस महीने के आरंभ में जिम्बाब्वे ने इस वैक्सीन के उपयोग की मंजूरी दी थी। नेपाल के औषधि प्रशासन विभाग ने कहा कि भारत में बनी इस वैक्सीन को सशर्त अनुमति दी गई है। नेपाल भारत से एस्ट्राजेनेका की 23 लाख वैक्सीन आयात कर चुका है। इसके अलावा 10 लाख टीके भारत ने नेपाल को उपहार में दिए थे। भारत बायोटेक ने कहा है कि 40 देशों ने कोवैक्सीन में रुचि दिखाई है। ब्राजील, फिलीपींस और थाईलैंड में इसके आपात उपयोग की अनुमति देने की प्रक्रिया जारी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तपेदिक से मिलकर लड़ने और इससे केवल शारीरिक बीमारी के बजाय सामाजिक बीमारी के रूप में भी निपटने पर बल दिया है। तपेदिक संबंधी शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि तपेदिक के संसाधनों पर बोझ और बड़ी चुनौती के मद्देनजर सभी संबंधित पक्षों को एकजुट होकर इससे निपटने के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि तपेदिक पर नियंत्रण के लिए हर किसी को इसे विकास के मुद्दे के रूप में लेना चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि तपेदिक को खत्म करने की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए जन आंदोलन चलाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार ने 2025 तक भारत से तपेदिक के उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। भारत टिकाऊ विकास लक्ष्यों के 2030 से 5 वर्ष पहले ही तपेदिक का उन्मूलन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इंडिया तपेदिक शिखर सम्मेलन विश्व में तपेदिक के प्रकोप और उससे निपटने की कार्रवाई को महत्व देने के लिए आयोजित किया गया है। ये 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस समारोहों से पहले आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय औषध मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण एनपीपीए ने 80 से अधिक दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में शामिल किया है। मूल्य नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत दवाओं की अधिकतम कीमत तय कर दी जाती है। पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद मधुमेह रोधी दवाइयों से कुल 81 दवाइयों के अधिकतम मूल्य तय कर दिए गए हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन की खुराक कीमत 106 रुपये 65 पैसे होगी। इस पर जीएसटी और अन्य प्रभार अलग से देने होंगे। इसी तरह अन्य उपयोगी दवाइयों की भी अधिकतम कीमत तय की गई है। एनपीपीए के इस निर्णय से आम जनता को उचित मूल्य पर आवश्यक दवाएं मिल सकेंगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत और अमेरिका वैश्विक सामरिक भागीदारी की पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल करने पर सहमत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा की, संबंधों को और मजबूत करने का संकल्प लिया। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया। 4 करोड़ 20 लाख से अधिक टीके लगाए गए।
सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों द्वारा कोविड के उचित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। नेपाल ने भारत की कोवैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति दी। 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता प्रचार में जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में पश्चिमी मेदिनीपुर के खड़गपुर में चुनाव रैली को संबोधित किया। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता और गौरैया दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारसी नववर्ष नवरोज पर लोगों को बधाई दी। और खेलों में भारत के दिव्यांश सिंह पवार ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन PV सिंधु का सामना थाईलैंड के पोर्नपावी चोचुवोंग से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और निर्णायक T20 मैच आज शाम 7 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में चुनाव रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे आसोल परिवर्तन यानी वास्तविक बदलाव के वायदे के साथ इस रैली में आए हैं। उन्होंने जंगल महल के पिछड़े क्षेत्रों में विकास कार्यों के साथ स्वच्छ पेयजल, अनुसूचित जातियों में बचत को प्रोत्साहन, शीत भंडारों की स्थापना तथा खेतीबाड़ी के क्षेत्र में सुधारों के वायदे किए। अगर यहाँ सही अर्थ में कोई बंगाल की पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। हम बंगाल के हर क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं। हम बंगाल के लोगों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं। श्री मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी की चुनाव घोषणा पत्र की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उसने पिछले 10 वर्ष में राज्य को बहुत नुकसान पहुंचाया है और अब 10 वायदे कर रही है। तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भाजपा शासित राज्यों में महिला असुरक्षित है। वे आज पूर्वी मेदिनीपुर के हल्दिया में एक जनसभा को संबोधित कर रही थीं। सुश्री बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा सरकारी संगठनों का निजीकरण करना चाहती है। पिछले 1 दशक में अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए सुश्री बनर्जी ने कहा कि सत्ता में वापस आने के बाद भी विकास कार्यों को इसी तरह जारी रखेंगी। सभी विधानसभा सीटों के लिए खुद को उम्मीदवार के रूप में पेश करते हुए सुश्री बनर्जी ने लोगों से राज्य में शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनी पार्टी को फिर से चुनने की अपील की। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी पूर्वी मेदिनीपुर के एगरा में, जबकि तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी पश्चिमी मेदिनीपुर के दासपुर, सबांग और देबरा में जनसभाएं करेंगे। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 27 मार्च को और दूसरे चरण में 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच आज हो रही है। असम में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच का कार्य जारी है। इस चरण में 309 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों ने गायक, अभिनेता और पत्रकारों को चुनाव मैदान में उतारा है। असम जतिया परिषद ने अभिनेता जैरिफा वाहिद को अपना उम्मीदवार बनाया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। असम में मतदाता इस बार एक हाई वोल्टेज चुनाव अभियान देख रहे हैं। चुनावी अभियान में फिल्मी सितारों और गायकों को शामिल करने के अलावा कई राजनीतिक दलों ने अभिनेता, गायक और पत्रकार को मैदान में उतारा है। प्रमुख उम्मीदवारों में अभिनेता और मौजूदा भाजपा विधायक आंगुरलता देका बतद्रवा सीट पर चुनाव लड़ रही है। असम गण परिषद ने भोजपुरी गायिका कल्पना पतौरी को टिकट दिया है। इसके साथ ही राइजर दल की तरफ से न्यूज एंकर दिवस फुकन चुनाव लड़ रहे हैं। अभिनेता अजय फुकन और पत्रकार मंजित महंत भी कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए नलबाड़ी में कठपुतली शो भी शुरू किया है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के साबुआ में चुनाव रैली को संबोधित करेंगे।
केरल में विधानसभा चुनावों के नामांकन भरने का काम समाप्त होने के बाद राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कुल 2138 नामांकन दाखिल किए गए हैं। नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है। उम्मीदवार सोमवार तक नाम वापस ले सकते हैं। 3 प्रमुख राजनीतिक दल एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए प्रचार अभियान में जुटे हैं। इस बीच यूडीएफ ने आज और एलडीएफ ने कल अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा भी जल्द ही अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है। राज्य में एक ही चरण में चुनाव कराया जा रहा है। 22 मार्च को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है। मतदान 6 अप्रैल को होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। राज्य में कल 1059 महिलाओं और 3 किन्नरों सहित कुल 7176 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। करूर विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक 97 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। मैतूर सीट से 73 और कांगेयम निर्वाचन क्षेत्र से 58 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के संयुक्त समन्वयक और मुख्यमंत्री ई पलनीसामी विल्लुपुरम और कलाकुरुची जिलों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन तिरुनेलवेली और मदुरई जिलों में प्रचार कर रहे हैं। तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष केएस अझागिरी चेन्नई में और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्य सचिव के बालाकृष्णन डिंडगल जिलों में प्रचार कर रहे हैं। 1000 से अधिक लोगों के कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद लोगों से नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। राज्य का स्वास्थ्य विभाग सभी जिलों में विशेष टीकाकरण शिविर आयोजित कर रहा है। चेन्नई से जॉय और आर मूर्ति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए कल नामांकन भरने के आखिरी दिन कुल 485 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। 30 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और परिणाम 2 मई को घोषित होंगे। नामांकन पत्रों की आज जांच हो रही है और 22 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। निर्वाचन विभाग ने बताया है कि चुनाव की समूची प्रक्रिया 4 मई तक पूरी कर ली जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने दत्तात्रेय होसबोले को 3 वर्ष की अवधि के लिए सरकार्यवाह या सामान्य सचिव चुना है। दत्तात्रेय 2009 से आरएसएस के सह सरकार्यवाह हैं। वे भैयाजी जोशी का स्थान लेंगे। बेंगलुरु में प्रतिनिधि सभा में आज ये चुनाव हुआ। देश के 5 और राज्यों अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय और त्रिपुरा ने व्यय विभाग द्वारा निर्धारित कारोबार सुगमता सुधार का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसके साथ ही कारोबार करना सुगम बनाने संबंधी सुधार सफलतापूर्वक संपन्न करने वाले राज्यों की संख्या 20 हो गई है। अब ये राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 0.25% अधिक ऋण लेने के पात्र हो गए हैं। केंद्र ने इन राज्यों को खुले बाजार से 39,521 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की मंजूरी दे दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 जून 2012 को एक प्रस्ताव के जरिए हर वर्ष 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से सभी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने और प्रसन्न रहने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक विचार, स्वस्थ जीवन शैली और दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति से जीवन को प्रसन्न बनाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति ने नीति निर्माताओं से कहा कि उन्हें प्रसन्नता के मनोविज्ञान को महत्व देना चाहिए। श्री नायडू ने स्कूलों से पाठ्यक्रम में प्रसन्नता का विषय शामिल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बच्चों में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज विश्व गौरैया दिवस है। वर्ष 2010 में इस दिवस का आयोजन गौरैया की संख्या में अत्यधिक कमी के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। पक्षी प्रेमी मोहम्मद दिलावर द्वारा स्थापित नेचर फॉरएवर सोसाइटी ने गौरैया संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।
प्रसिद्ध टाइम पत्रिका ने वर्ष 2008 में मोहम्मद दिलावर को पर्यावरण का नायक माना था। कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग, भवन निर्माण शैली में बदलाव तथा घरों में बागीचों के अभाव के कारण पिछले कुछ वर्षों में गौरैया की संख्या तेजी से घटी है। इसके लिए मोबाइल और टीवी टावरों से हो रहे विकिरण को भी उत्तरदायी माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पारसी नववर्ष नवरोज पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कामना की है कि ये साल सभी के लिए खुशी, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि से भरा रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में मुंबई में केंद्रीय प्राणि उद्यान प्राधिकरण ने लोगों को जोड़ने और जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। मुंबई के वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान की ये अनूठी पहल विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों के माध्यम से जागरूकता अभियान के लिए शुरू की गई है। इस दौरान एशियाई हाथी के संरक्षण के संबंध में ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम और विशेषज्ञों से चर्चा, फोटोग्राफी जैसे कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महीने के अंतिम सप्ताह में होने वाली बांग्लादेश यात्रा से पहले बांग्लादेश को 100 मुजीब जैकेट भेजे हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान इस तरह के जैकेट पहनते थे। इन जैकेटों को हाथ से तैयार किए गए उच्च गुणवत्ता वाले खादी के कपड़ों से बुना गया है। भारत के दिव्यांश सिंह पवार ने दिल्ली में चल रही अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी परिसंघ की विश्व कप प्रतियोगिता में पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल वर्ग में कांस्य पदक जीता है। भारतीय दल ने पुरुषों का टीम इवेंट भी जीता। इसी वर्ग में अमेरिका दूसरे और दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर रहा। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला थाईलैंड के पी चोचुवान से होगा। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जापान की अकाने यामागुची को 16-21, 21-16, 21-19 से हराया। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन को नीदरलैंड्स के मार्क कैलोजो से हार का सामना करना पड़ा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां तथा अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। सीरीज में दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर हैं। आज के मैच की विजेता टीम श्रृंखला पर कब्जा कर लेगी। T20 सीरीज के बाद 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला पुणे में खेली जाएगी। पहला मुकाबला 23 मार्च को होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह धुंध छाई रही। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। चेन्नई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 33 और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। न्यूनतम तापमान 6 और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। जम्मू में भी आसमान साफ रहने की संभावना है। गिलगित में कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 7 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। आइए सुनते हैं उनका गायन। तुम मेरी राखो लाज धीरी, तुम मेरी राखो लाज धीरी, तुम मेरी अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका वैश्विक सामरिक भागीदारी की पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल करने पर सहमत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड जेम्स ऑस्टिन ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा की। संबंधों को और मजबूत करने का संकल्प लिया। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया। 4 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों द्वारा कोविड के उचित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। नेपाल ने भारत की कोवैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति दी। 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता प्रचार में जुटे।
आज अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता और गौरैया दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारसी नववर्ष नवरोज पर लोगों को बधाई दी है और खेलों में भारत के दिव्यांश सिंह पंवार ने आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।